नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पिछले दिनों हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 6 माह के भीतर यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी। 60,244 पदों के लिए हुई इस भर्ती एग्जाम में 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के तुरंत बाद इस भर्ती के पेपर लीक होने के हजारों दावे सामने आए। पहले भर्ती बोर्ड ने इन दावों को नहीं माना, फिर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि छात्र शक्ति और युवा एकता एक बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवाओं की शक्ति के सामने इनका झूठ नहीं टिका तो आज परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक होना भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबूत तो है ही, उससे ज्यादा गंभीर है सरकार का बेपरवाह और भटकाऊ रवैया। पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, फिर छात्रों और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश की, भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की। नतीजा ये है कि पेपर लीक करने वाले सरगना आजाद घूम रहे हैं। पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति नहीं, बल्कि अपनी छवि और परीक्षा माफिया को बचाने के प्रति गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करे और ये सुनिश्चित करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपा कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवक युवतियों से खेल रही है, उसका सच अब सबके सामने आ गया है। लोग समझने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना है। ये खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि न बहकावे में आएंगे न किसी भाजपाई झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से शनिवार को फिर से शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी खुली जीप में सवार होकर निकले। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं थी, आज भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पर बुलडोजर चला क्या? तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक विजया धारिणी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजया धारिणी ने कहा कि हमारे नेता और राज्य बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। तमिलनाडु में अब पार्टी में वास्तविक परिवर्तन होने वाला है। मैं भी पार्टी को मजबूत करने वाली इस प्रक्रिया में शामिल होंगी। अन्नामलाई ने कहा कि आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमके सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और लोग अब उससे तंग आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए आपराधिक कानूनों को आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से तीनों नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दिसंबर में मंजूरी दी थी। इसके साथ ही ये तीनों नए विधेयक कानून बन गए थे। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अभी तीनों नए आपराधिक कानून पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आप 4 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। और कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी, 2 सीटों पर भरूच और भावनगर पर आपके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस 9 पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा के दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। किसान नेताओं ने जानकारी दी है कि अपनी मांगों को लेकर उनका दिल्ली चलो मार्च अब 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक आंदोलन कर रहे किसान अब शनिवार को कैंडल मार्च निकालेंगे और शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। ये निर्णय शुक्रवार की शाम किसान संगठनों की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। इस बीच पंजाब के भूमिहीन मजदूरों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भूमिहीन मजदूरों ने मजदूर पैदल जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसके लिए मजदूर पैदल या साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। भूमिहीन किसान और दिहाड़ी मजदूर ज्यादातर दलित समुदाय से आते हैं। वो भूमि स्वामित्व अधिकार, उनके सिर पर छत, कर्ज माफी, उचित मजदूरी और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने सहित अन्य मांगे कर रहे हैं। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी दी है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को अब समाप्त कर दिया गया है। असम सरकार में मंत्री जयंत माला बरुआ ने मीडिया से बात करते हुए इसे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने देर रात किए गए एक ट्वीट में कहा, असम कैबिनेट में पुरातन असम मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के न होने पर शादी के कानूनन प्रावधान थे। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो मामले में दोषी रमेश चांदना को 10 दिन की पैरोल दे दी है। चांदना को 5 मार्च को अपने भांजे की शादी में शामिल होना है। इसको लेकर चांदना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पैरोल की मांग की थी। चांदना ने पैरोल की मांग करते हुए पिछले सप्ताह हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में पैरोल पाने वाला चांदना दूसरा दोषी है। राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से चर्चित कोटा के सांगोद में एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर स्कूल में लव जिहाद, धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत के बाद 2 मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित किया गया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए बीते दिनों सांगोद एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। यूक्रेन ने रूस के एक A-50 जासूसी विमान को मार गिराने का दावा किया है। यह 1 महीने के भीतर दूसरा ऐसा दावा है। यूक्रेन के सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि इस विमान को रूस के रोस्तोव ऑन डॉन और क्रास्नोडार क्षेत्र के बीच मार गिराया गया। यह युद्ध के मोर्चे से करीब 200 किलोमीटर दूर है। रिपोर्टों के मुताबिक आपात सेवाओं को रूस के कानेवस्कोय जिले में विमान का मलबा मिला है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।